हेलो फ्रेंड्स, एस आर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग कल पढ़े थे क्या, महान्यायवादी महान्यायवादी के पूरे कार्य को पढ़े थे हम। उसकी क्या सीमाएं हैं ये सबको देखे थे। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं मंत्रिमंडल समितियां और संसदीय समितियां क्या होती है। ठीक है, उसमें मंत्रिपरिषद और कैबिनेट मिनिस्टर में अंतर भी किए थे। कैबिनेट, ठीक है। तो आज इसका शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो मंत्रिमंडल समितियां क्या होती हैं। मंत्रिमंडल समितियां कार्य विभाजन और प्रभावी प्रत्योजन के सिद्धांत पर आधारित होती है। मंत्रिमंडल समितियां की विशेषताएं क्या होती है। इसकी प्रवृत्ति जो होती है संविधानांतर है। इसका उल्लेख भारत सरकार के कार्य आवंटन अधिनियम 1961 में किया गया। ठीक है, यह दो यथा अस्थायी मतलब अस्थायी प्रकृति और तदर्थ मतलब अस्थायी प्रकृति के दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, इसका गठन जो है प्रधानमंत्री द्वारा समय समय पर किया जाता है। ठीक है, इसकी संख्या को देखें, संख्या और नाम संरचना ये साथ में परिवर्तित होती है, समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, अगर मंत्रिमंडल समितियों की संरचना की अगर बात करें तो इसमें क्या होती है। इसकी विशेषताएं में सामान्यतः इसके सदस्य केवल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर का मतलब 15 से 20 सदस्य होते हैं। ठीक है, हालांकि गैर कैबिनेट मंत्रियों और इसकी सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। समिति के दायरे में आने वाले विषयों के मंत्री ही नहीं बल्कि वरिष्ठ मंत्री भी इस समिति में शामिल हो सकते हैं। इनके सदस्यों की संख्या 3 से 8 के बीच होती है। कैबिनेट में 15 से 20 और जो ये बनेगा मंत्रिमंडल समितियों की संरचना तो उससे भी सिलेक्ट होकर 3 से 8 के बीच होती है। ठीक है, कैबिनेट से, ये नहीं कि मंत्रिपरिषद से, कैबिनेट से होगा। ठीक है, समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कभी कभी अन्य कैबिनेट मंत्री का इसकी अध्यक्षता भी करते हैं, लेकिन यदि किसी समिति में प्रधानमंत्री सदस्य हो तो उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होगा। ठीक है, अगर नोट की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास संबंधित समिति और संसदीय मामले से संबंधित मंत्रिमंडल समितियों को छोड़कर 6 समितियों की सदस्य तालिका के हिस्सा होता है। ठीक है, अगर मंत्रिमंडलीय समितियों के कार्य को देखें तो मुद्दों को समाधान करना और कैबिनेट के लिए प्रस्ताव को तैयार करना। दूसरा, कैबिनेट के अत्यधिक कार्यभार को कम करना। तीसरा, नीतिगत मामलों की गहराई से मूल्यांकन को सुगम बनाना। चौथा, प्रभावी रूप से समन्वय स्थापित करना। और नोट को देखें तो मंत्रिमंडल इन समितियों के निर्णय को पुनः समीक्षा कर सकता है। महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय समितियां क्या होती हैं। तो वर्तमान में 8 मंत्रिमंडल समितियां कार्यरत है। कौन कौन से। तो पहला, राजनीतिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समितियां, यह जो होती है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में समाधान करती है। इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रीय मामलों के मंत्रिमंडल समितियां। दूसरा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समितियों, ये क्या होती है। तो यह आर्थिक मामलों में सरकारी गतिविधियों को निर्देशित करती है और इसके भी अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तीसरा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समितियां, यह सभी उच्च स्तरीय नियुक्तियां और निर्णय लेती है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसका भी। चौथा, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समितियां, यह कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा आदि जैसे मुद्दों को देखती है। इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री है। यानी देखें तो सबका लगभग प्रधानमंत्री होगा, किसी का गृह मंत्री होगा। ठीक है, यही दोनों होता है। संसदीय मामलों के मंत्रिमंडल समितियों के देखें तो यह संसद में सरकारी कार्यों को प्रगति पर नज़र रखती है। इसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। ठीक है, देख लो, इसका गृह मंत्री संसदीय मामलों के मंत्रिमंडल। और आवास संबंधी मंत्रिमंडल समितियों का, यह सरकारी आवास के आवंटन के
संबंधित नियम निर्धारित करती है, इसका भी अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। ठीक है, सभी मंत्रिमंडल समितियों से सर्वाधिक शक्तिशाली राजनीतिक मामलों वाले मंत्रिमंडल की समितियां होती है। इसे सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। किसको? राजनीतिक, जो ये है राजनीतिक मामलों के मंत्रिमंडल की समितियां अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों का समाधान ये करती है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, 2019 की अगर बात करें तो मंत्रिमंडल समितियों का पुनर्गठन कैसे हुआ था? हाल ही में केंद्र सरकार के त्रिमंडलीय समितियों का पुनर्गठित किया गया। दूसरा कथन, 2 नई समितियों का भी गठन किया गया, इसीलिए अब इसकी संख्या बढ़ाकर 8 हो गई है। कौन कौन सा? पहला, निवेश और विकास मंत्रिमंडल समितियां, यह 1000 करोड़ या इससे अधिक निवेश वाली उन मुख्य परियोजनाओं को पहचान करेगी जिन्हें समयबद्ध आधार पर क्रियान्वित किया जाना चाहिए। दूसरा, अनुमोदन और स्वीकृति देने के लिए समय पर निर्धारित करेगी। तीसरा, यह ऐसी परियोजनाओं को प्रगति पर निगरानी करेगी और इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। दूसरा, रोजगार और कौशल विकास मंत्रिमंडल समिति, तो यह कौशल और विकास के लिए सभी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों को दिशा निर्देश प्रदान करेगी। दूसरा, यह श्रम बल की भागीदारी को बढ़ावा और रोजगार में वृद्धि को प्रोत्साहित करेगी। तीसरा, यह सभी कौशल विकास पहलों का शीघ्र क्रियान्वयन के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगी। और चौथा, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होगा। संसदीय समितियां वह समिति होती है जो सदन के द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है अथवा जिसे लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति नामित करते हैं, वही संसदीय समितियां होती है। ठीक है, जो लोकसभा का अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति का निर्देशानुसार कार्य करती है। तीसरा, जो अपनी रिपोर्ट सदन को अथवा लोकसभा के अध्यक्ष या तो राज्यसभा का सभापति को सौंपती है। चौथा, इसका सचिवालय होता है जिसकी व्यवस्था लोकसभा राज्यसभा द्वारा की जाती है। नियुक्ति, कार्यकाल, कार्य और कार्य संचालन की प्रक्रिया का विनियमन संविधान के अनुच्छेद 118 के क्लॉज 1 के अधीन दोनों सदनों के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही होता है। ठीक है, अगर इसका वर्गीकरण की बात करें तो अस्थायी समितियां क्या होती हैं? वे अस्थायी प्रकृति की होती हैं, जैसे लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, ये सब अस्थायी समिति होती है। तटस्थ समिति या अस्थायी समिति क्या है? तो ये अस्थायी प्रकृति की होती हैं। उदाहरण के लिए MPLAD योजना पर बनाई गई समितियां। तटस्थ समिति को उपभाग में विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्रभार समितियां की सदस्यता केवल एक सदन तक ही होती है। दूसरा, संयुक्त संसदीय समितियां, दोनों सदनों के लिए सदस्य। अगर संसदीय समिति के कार्य की ओर देखें तो संसद के प्रति सरकार की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना। दूसरा, सदन के सदस्य सरकार के कार्यों को सीखते और व्यवहारिक सदस्यता और बाधाओं को समझते हैं। तीसरा, इसके तहत स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ संवाद परिचर्चा कर सकते हैं। तीसरा कहता है, यह समिति सभी राजनीतिक दलों के माध्यम से आम सहमति बनाने के लिए एक मंच प्रदान करती है। अगला कहता है, संसदीय समितियों द्वारा मुद्दों और प्रस्तावित विधेयकों की जांच की जाती है ताकि राष्ट्रीय महत्व के कोई फैसला लेने से पहले संसद को प्रत्येक पक्ष का जानकारी हो। अगला कहता है, यह सरकारी नीतियों को बारीकी से जांच करती है, संबंधी संसद की क्षमता को वृद्धि करती है। ठीक है, कौन? संसदीय समितियां का कार्य ये सब था। ठीक है, अगर महत्वपूर्ण संसदीय समितियों को देखें तो पहला आता वित्तीय समितियां। तो वित्तीय समितियां में क्या कौन कौन से आते हैं?
तो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति एक मतलब अस्थाई समिति है जो 22 सदस्यों का होता है, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। कोई मंत्री इस समिति में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होता है और इसका कार्यकाल जो है 1 वर्षों का होता है। इसके मुख्य कार्य के देखें तो यह जांच करती है कि संसद द्वारा प्रदान किए गए धन को सरकार द्वारा मांग की गई सीमा के भीतर व्यय किया जा रहा है या नहीं। जैसे में क्या आएगा, कैग आएगा, पीएससी आएगा, मित्र मार्गदर्शक आएगा, यही सब आएगा। ठीक है। दूसरा में प्रकलन समिति, प्रकलन समिति भी ये भी अस्थाई समिति है। ठीक है। इसमें भी 30 सदस्य होते हैं जो कि केवल लोकसभा से होते हैं। कोई मंत्री इस समिति में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होता है। ठीक है। इसका भी कार्यकाल 1 साल होता है। इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना कि प्रकरण समिति के संबंधित नीतियों के साथ संगठन में क्या सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है। अगला है सरकारी उपक्रमों के संबंधी समितियां। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। इसमें भी कोई मंत्री के समय जो है निर्वाचित नहीं होते हैं, कोई भी मंत्री नहीं। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष और सरकारी उपकरणों की रिपोर्ट और लेखाओं को परीक्षण करता है इसका कार्य। ठीक है। अगर दूसरी की बात करें विभागीय अस्थाई समितियों की, तो विभागीय अस्थाई समितियां क्या हैं। इसमें 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा। कोई मंत्री इन समितियों को नामित होने के लिए पात्र नहीं होता, कोई भी समितियों को नामित होने के लिए। वर्ष 2004 से DRSCCS यानी विभागीय अस्थाई समितियां की संख्या बढ़ाकर 17 से 24 कर दिया गया था। ठीक है। अगर इसका कार्य को देखें तो अनुदान की मांग पर विचार करना, विधेयकों का परीक्षण करना, वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना, सदन में प्रस्तुत राष्ट्रीय मूलभूत दीर्घकालीन नीतिगत दस्तावेजों पर विचार करना। ठीक है। अगला जांच समितियां। जांच समितियां क्या होती है, तो याचिका समितियां। याचिका समितियां में 15 लोकसभा का होता है और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसका कार्य होता है विधेयकों पर आम सार्वजनिक महत्व के मामले पर दायर याचिकाओं पर विचार करना। दूसरा विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति क्या होता है, लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं लोक विशेषाधिकार समितियां में। ठीक है। इसका कार्य होता है सदन के विशेषाधिकारों को हनन संबंधी मामलों पर विचार करना। इसका कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। अगला है आचार समितियां। आचार समिति क्या होता है, तो सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। इसमें कदाचार के मामले में जांच और उचित कार्रवाई की सिफारिश करना इसका है। ठीक है। कार्य जांच एवं नियंत्रण के लिए समितियां, तो पहला सरकारी आश्वासन संबंधी समितियां। इसमें 10 लोकसभा का और 15 राज्यसभा का। मंत्रियों द्वारा सदन में समय समय पर दिए गए आश्वासन, वचनों और प्रतिज्ञाओं की जांच करना है। अधीनस्थ विधान समितियां क्या है, तो 15 इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसका कार्य होता है विनियम और नियम, उपनियम और नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रदत्त शक्तियों की भली भांति उपयोग हो रहा है या नहीं, इसकी जांच करना। किसका, अधीनस्थ विधान संबंधी समितियां का। सभा पटल पर रखे गए संबंधी समितियां, इसका भी सदस्य 15 लोकसभा का और 10 राज्यसभा का। इसका कार्य होता है मंत्रियों द्वारा सदन के पटल पर रखे गए सभी पत्रों को अध्ययन करना कि संविधान का प्रावधान संबंधित अधिनियम अथवा यानी नियम के अनुरूप है या नहीं। ठीक है। संविधान के नियम के रूप है या नहीं। अगला है SC/ST कल्याण संबंधी समितियां। इसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा के।
इसका कार्य ही क्या होता है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना और SC/ST के संबंधित सभी मामलों की जांच करना। ठीक है फ्रेंड्स। अगला जो होता है महिला की शक्तियों का प्रदान करने की समितियां, इसमें भी 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा और 10 यानी राज्यसभा, यानी टोटल 30 सदस्य। इसका क्या कार्य होता है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना और महिलाओं के लिए उठाए गए कदमों की जांच करना। अगला कहता है लाभ के पद संबंधित समितियां, इसमें 15 सदस्य होते हैं, 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा के। इसका कार्य क्या होता है, तो विभिन्न समितियों के गठन अथवा चरित्र के जांच करना और लाभ के पद का धारण करने वाले लोगों की संसद सदस्यता के संबंध में मतलब अनएलिजिबिलिटी, यानी एलिजिबिलिटी है या नहीं है, इसको देखना या अनुशंसा करना। ठीक है। अगला कहता है सदन के दैनंदिन कार्य संचालन से संबंधित समितियां क्या है, तो पहला कार्य मंत्रण समिति, इसमें 15 सदस्य होते हैं लोकसभा का और 11 सदस्य राज्यसभा, टोटल 26 सदस्य होते हैं। ठीक है। इसका कार्य होता है सदन के कार्यक्रमों और समय सारणी को विनियमित करना। ठीक है। अगला गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्प संबंधी समितियां, इसमें 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और लोकसभा का उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होते हैं, और राज्यसभा द्वारा ऐसी समिति नहीं होती है। इसमें राज्यसभा में ऐसे कार्य सदन की कार्य मंत्रण समिति द्वारा किए जाते हैं। इसका कार्य क्या होता है, विधेयकों को वर्गीकरण और गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक को प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय पर आवंटित करना। नियम समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 16 सदस्य, टोटल 31। ठीक है। जिसमें लोकसभा का अध्यक्ष भी शामिल होते हैं और राज्यसभा का सभापति भी। ठीक है। इसका कार्य होता है सदन के नियम को आवश्यक संशोधन की सिफारिश करना। क्या नियम संशोधन में। अगला कहता है सदस्यों के अनुपस्थिति संबंधी समितियां, इसमें लोकसभा की विशेष समितियां होती हैं जिसमें 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में ऐसी कोई नहीं होता है। इसके कार्य क्या है, यह सदस्यों के मामले में जांच करना जो बिना अनुमति के 60 दिन या उससे अधिक दिन तक अनुपस्थित रहे। ठीक है। गृह कार्य संबंधी समितियां, इसमें समान परियोजना संबंधी समिति होती है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक सदन के पीठासीन अधिकारी इस समिति मतलब लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अन्य सदस्यों में शामिल कौन होते हैं, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के तालिका के सदस्य, सदन की सभी विभागीय सदस्य, अस्थायी सदस्य जो होते हैं, समिति के अध्यक्ष, सदन में मान्यता प्राप्त दलों और समूह का नेता, अध्यक्ष द्वारा नामित और अन्य सदस्य। इसका कार्य क्या होता है, सदन के संबंधित अन्य मामलों पर विचार और सिफारिश करना जो किसी अन्य संसदीय समितियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। ठीक है। आवास समितियां में लोकसभा के 12 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से नहीं होते। ठीक है। निर्धारित नहीं है। इसका कार्य होता है सदस्यों का आवासीय तथा अन्य सुविधाओं से संबंधित मामलों को देखना। ग्रंथालय समितियां क्या है, तो इसमें टोटल 9 सदस्य होते हैं जिसमें 6 लोकसभा का और 3 राज्यसभा का। इसका कार्य होता है संसद के पुस्तकालय के संबंधित सभी मामलों को देखना। और अगला समिति है सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित संयुक्त समितियां, जिसमें 15 सदस्य होते हैं, 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा के। इसमें क्या होता है, संसद
के वेतन भत्ते और पेंशन विनियमित करने से संबंधित नियमावली और तैयार करना। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, ये पूरा ख़त्म हो गया। कल से हम राज्य विधानमंडल को शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करें कि कौन सा टॉपिक और लाया जाए जो आपको समझ में नहीं आया हो। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें राज्य विधानमंडल की बात करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री होगा और राज्य मंत्री परिषद होगा, राज्य मंत्री होगा। ठीक है,